आज हम स्टडी करेंगे इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। तो बात करते हैं कि तुल्यांकी भार है क्या। देखिए, किसी तत्व का तुल्यांकी भार वह संख्या है जो भार के विचार से हाइड्रोजन के 1 भाग, ये पॉइंट नोट करने लायक है, ऑक्सीजन के 8 भाग और क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करे अथवा इन भागों को उनके यौगिक से विस्थापित कर सके। तो यहाँ जो समझने योग्य जो बात है वो ये है कि भार के अनुसार वो जो यौगिक है जिसका हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है वो हाइड्रोजन के 1 भाग से, ऑक्सीजन के 8 भाग से और क्लोरीन के 35 भाग से संयोग करे या इन भागों को उस यौगिक से विस्थापित कर सके। चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण है MgO का। MgO में भार के विचार से ऑक्सीजन के 16 भाग और Mg के 24 भाग से संयोग करते हैं। यानी आप देख रहे हैं Mg कितना होता है, Mg का परमाणु भार कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है 16। परमाणु भार Mg का 24 है और ऑक्सीजन का है 16। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं यदि हमें ऑक्सीजन के कितने भाग चाहिए, यदि तुल्यांकी भार ज्ञात करना है तो ऑक्सीजन के चाहिए हमें कितने 8 भाग। तो इसको 2 से दोनों को ही डिवाइड कर देते हैं, यानी ऑक्सीजन के यहाँ 8 भाग मैग्नीशियम के 12 भाग से संयोग कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि मैग्नीशियम का जो तुल्यांकी भार है वो 12 है। परमाणु भार, तुल्यांकी भार तथा संयोजकता में संबंध। देखिए, परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। ये एक सूत्र है, इसको बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अब अर्थात तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, परमाणु भार बटे संयोजकता। यानी आपके पास यदि कोई तत्व दे रखा है, यदि उसके परमाणु भार को आप उसकी संयोजकता से डिवाइड कर देंगे तो आपको तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएगा। अब सपोज कीजिए आपको निकालना है किसी मूलक का तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल। तो मूलक का तुल्यांकी भार बराबर होता है मूलक का अणुभार बटे उसकी संयोजकता। अब बात ये आती है कि मूलक क्या है। देखिए, आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह मूलक कहलाता है। यानी जिस परमाणु पर या परमाणु समूह पर आवेश है, धनावेश हो या ऋणावेश हो, उसे हम मूलक कहते हैं। और उस मूलक पर जो कुल आवेश है वो उसकी संयोजकता को दर्शाता है। यानी यदि मूलक का अणुभार आपको ज्ञात करना है, मूलक का तुल्यांकी भार यदि आपको ज्ञात करना है तो मूलक के अणुभार को उसकी संयोजकता से भाग करना पड़ेगा और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्टडी करते हैं। तो यहाँ कुछ मूलक दिए गए हैं, इन मूलकों का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है। यहाँ यदि आप मूलक को देखें तो आपको मूलक मिलेगा कार्बोनेट है, सल्फेट है, एसीटेट है, ऑक्सेलेट है और कैल्शियम आयन है। जैसे कार्बोनेट है CO3 2-, इसका तुल्यांकी भार आपको ज्ञात करना है। चलिए इस टेबल को फिलहाल ही लेफ्ट करते हैं। कार्बोनेट का हम तुल्यांकी भार यहाँ अलग से ज्ञात करते हैं। देखिए कार्बोनेट क्या है CO3 2-, इसका हम अणुभार ज्ञात करें। सपोज कीजिए CO3 का अणुभार कितना हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है परमाणु भार 12 + 3 गुणा ऑक्सीजन का कितना है 16। तो कितना आ गया 12 + 16 = 48। तो आपके पास आ गया 8 × 2 = 0 और ये 60 आ गया। कार्बोनेट का जो अणुभार है वो कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। और हमें क्या निकालना है, इस कार्बोनेट का तुल्यांकी भार निकालना है। तुल्यांकी भार को E से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका अणुभार आ गया 60। तो अणुभार बटे संयोजकता क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। इसकी संयोजकता कितनी है, कितना आवेश है इस पर 2- है, तो इसका जो तुल्यांकी भार निकल के आ गया वो आ गया 30। तो इस प्रकार से आप किसी भी मूलक का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको उसका अणुभार ज्ञात करना आना चाहिए। इससे पहले वीडियो में मैंने अणुभार को विस्तार से समझाया भी था आपको, और किसी परमाणु का अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको अणुभार निकालना आना चाहिए। यदि आप अणुभार निकालना आता है तो ही आप तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, अणुभार निकालना आता है तो ही आप सांद्रता निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अणुभार से संबंधित हैं। और अणुभार ज्ञात करने के लिए आवश्यक है कि आपको
परमाणुओं के परमाणु भार भी पता होना चाहिए। तो अब हम अपनी टेबल पर फिर से वापस आ जाते हैं। तो जिस तरीके से हमने अभी कार्बोनेट का अणुभार देखा, देखिए ये कार्बोनेट है, ठीक है, इसकी संयोजकता आवेश कितना 2 है, तो इसके अणुभार को यदि 2 से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका तुल्यांकी भार आ जाता है। ये आपको ज्ञात करना है। इस टेबल को आपको कंप्लीट कर कर मुझे व्हाट्सअप करना है। दूसरा आपका सल्फेट है, सल्फेट पर 2 माइनस है, यानी इसके अणुभार को 2 से भाग कर दोगे तो इसका अणुभार आ जाएगा। इसके बाद फिर आपका एसीटेट है, एसीटेट के अणुभार को 1 से भाग कर दोगे तो इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। ऑक्सेलेट है, ऑक्सेलेट के अणुभार को 2 से भाग कर दोगे तो इसका तुल्यांकी भार आ जाएगा। कैल्शियम आयन है आपके पास Ca2+ है, इसके अणुभार को आप 2 से भाग कर देंगे तो इसका भी तुल्यांकी भार आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको अणुभार अच्छे से निकालना आना चाहिए, तो तुल्यांकी भार को भी आप आसानी से किसी भी मूलक के तुल्यांकी भार को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अम्लों का तुल्यांकी भार। तो अम्लों का तुल्यांकी भार ज्ञात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अम्ल हैं क्या। देखिए, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, और अम्ल जल में घुलने पर जितने H+ आयन देते हैं वह अम्ल की क्षारकता यानी बेसिसिटी ऑफ एसिड कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की होती है अम्लीयता। तो अब हम केवल अम्ल की बात कर रहे हैं, जब क्षार की बात करेंगे तो वहाँ क्षार की अम्लीयता की बात करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ विशेष महत्वपूर्ण है। तो वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और अम्ल द्वारा दिए गए H+ आयनों की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। और अम्ल का जो अणुभार होता है वो होता क्या है, यानी यहाँ पहले आपको क्षारकता निकालनी आनी चाहिए। पहले क्षारकता को समझ लीजिए कि ये आपके पास HCl अम्ल है, कितने H आयन दे रहा है, 1 H आयन दे रहा है, तो इसकी क्षारकता हो गई 1। आपके पास H2SO4 अम्ल है, कितने H आयन दे रहा है, 2, क्षारकता कितनी हो गई 2। आपके पास एसीटेट है, एसीटेट में H आयन कितना है 1 है, तो क्षारकता कितनी हो गई 1। अब यहाँ देखिए, देखने वाली बात है, हाइड्रोजन तो 4 थे, लेकिन जब उसे जल में घोला गया तो यहाँ केवल उसने 1 H आयन दी है। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि इसकी क्षारकता केवल 1 है, इसमें केवल एक ही विस्थापनीय हाइड्रोजन है जो उसकी क्षारकता को प्रदर्शित करेगा। अब हम कुछ अम्ल देख लेते हैं, अम्ल का तुल्यांकी भार देख लेते हैं कि अम्ल का तुल्यांकी भार क्या है, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। तो यहाँ हमने जो टेबल ली है, यदि अम्ल के अणुभार को उसकी क्षारकता से भाग कर दें तो हमें अम्ल का तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाता है। क्योंकि तुल्यांकी भार को ई से प्रदर्शित करते हैं, तो अम्ल का तुल्यांकी भार पूरी लाइन ना लिख के हम शॉर्ट में ई उसके नीचे अम्ल लिख सकते हैं। जैसे HCl का तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है तो हम EHCl लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से हम इसके अणुभार को तुल्यांकी भार को ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास है अम्ल HCl। HCl का अणुभार को कितने से भाग कर दिया हमने, 1 से। 1 से क्यों कर दिया, क्योंकि इसकी क्षारकता कितनी है 1 है। ऐसे ही H2SO4 है, इसकी क्षारकता कितनी है 2 है। ऐसे ही ऑक्जेलेट है H2C2O4, इसकी क्षारकता कितनी है 2 है। तो आप इस प्रकार किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब हम ज्ञात करते हैं HCl का तुल्यांकी भार। चलिए, HCl, इसका M ज्ञात कर लें, पहले अणुभार ज्ञात कर लें। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो ये आ गया अणुभार इनका 36.5। ठीक है, और इसकी क्षारकता कितनी आ गई 1। तो HCl का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, अणुभार यानी 36.5/1। तो हमारे पास आंसर भी कितना होगा 36.5, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हमें यहाँ से पता चल जाता है। अब बात करते हैं हम क्षार की, कि क्षार का तुल्यांकी भार। देखिए, वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, तथा क्षार द्वारा दिए गए OH- आयनों की संख्या क्षार की अम्लीयता कहलाती है। जो क्षार है उसके द्वारा जो दिए गए OH- आयन हैं उनकी जो संख्या है वो उसकी अम्लीयता कहलाती है। और अणुभार, क्षार का जो अणुभार है उसको उसकी क्षारकता से भाग कर दो तो उसका तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाता है। अब जैसे यहाँ क्षारकता और इसका तुल्यांकी भार ज्ञात किया गया क्षार का, कैसे, ये क्षार है NaOH,
NaOH का अणुभार कितना होगा 40, 40/1 तो 40 आ जाएगा। COH का होल ट्वाइस, तो COH का होल ट्वाइस का अणुभार ज्ञात कीजिए आप, और उसके अणुभार को कितने से भाग करोगे, कितने OH आयन है 2 हैं तो इसकी क्षारकता कितनी होगी 2 की, तो 2 से भाग करना पड़ेगा। ऐसे हमारे पास KOH आयन है, KOH आयन में जो OH आयनों की संख्या कितनी है 1 है, तो इसके अणुभार को 1 से भाग कर देंगे तो हमें इस क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनकी तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अब COH का होल ट्वाइस, यहाँ अणुभार को निकालना एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए आप कि इस अणुभार को हम ज्ञात कैसे करें। जैसे हमारे पास ये COH होल ट्वाइस है, COH का होल ट्वाइस, इसका अणुभार हम कैसे ज्ञात करेंगे। CaOH का होल ट्वाइस, इसका अणुभार आपको ज्ञात करना है, यानी M ज्ञात करना है। कैल्शियम का अणुभार, ठीक है, प्लस आपके पास ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर 2 की गुणा हो रही है, इस ब्रैकेट के अंदर आप कैल्शियम का परमाणु भार आ जाएगा यहाँ 2। अब कौन बचा, ऑक्सीजन बचा और हाइड्रोजन बचा। ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार। देखिए स्क्रीन ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए मैं आगे केवल जहाँ जो परमाणु लिखे हुए हैं उनके आगे उनका परमाणु भार लिखना है। कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, प्लस और 2 की गुणा हो रही है, अंदर कितना हो गया 16 प्लस 1, तो हमारे पास कितना आ गया 40 प्लस 16, 17 दूनी 34, और यहाँ आ गया आपका 4 और 3 7 74। तो COH के होल ट्वाइस का अणुभार आ गया, ये M आ गया, ठीक है। और इसकी क्षारकता कितनी है 2 है। इसे आप यहाँ से उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं और इसका अब तुल्यांकी भार याद कर लें। 74 आया था ना इसका, तो CaOH का होल ट्वाइस, इसका क्या करना है हमें अणुभार बटे इसकी क्षारकता। क्षारकता कितनी है 2, अणुभार कितना आया था 74, डिवाइड कर दिया हमने 2 से, तो 2 3 6 2 7 37, इसका तुल्यांकी भार आ जाता है COH का होल ट्वाइस का। तो इस तरीके से आप क्षार के तुल्यांकी भार ज्ञात कर सकते हैं। अणुभार भी आपको ज्ञात करने आने चाहिए, यदि अणुभार ज्ञात नहीं होंगे तो तुल्यांकी भार आप निकाल ही नहीं सकते। अब कुछ परमाणु मैं ऐसे लिख रहा हूँ जिनके आपको परमाणु भार ज्ञात होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है 1H1, ठीक है, आपका कार्बन है 6 कार्बन 12, ये परमाणु क्रमांक हैं, ऊपर जो है परमाणु भार है। नाइट्रोजन कितना होता है 7, नाइट्रोजन 14, ये परमाणु भार आप ज्ञात कर लेना। 8 ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन अच्छा 16, सल्फर 32, 17 क्लोरीन हो गया आपका 35.5, और कैल्शियम कितना है 20, Ca40, यानी कैल्शियम का परमाणु भार कितना हो गया 40। तो ये परमाणु भार सामान्यतः परमाणु क्रमांक के जस्ट डबल होते हैं, लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कुछ के कुछ अलग भी होते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना बैठ रहा है 35.5, मतलब लगभग तो पहुंच ही जाएंगे डबल पे, ठीक है। तो इस प्रकार इन तत्वों का परमाणु भार एक बार ढंग से लर्न कर लेना, तो यही चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। ऑक्सीजन, सल्फर, इन्हीं से आप अणुभार ज्ञात करने हैं। परमाणु भार यदि पता है तो अणुभार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा वीडियो, तो इसको आप अच्छे से लर्न करें। और इसी के साथ ही आगे फिर एक नई वीडियो के साथ फिर बात होगी, तो इसे आप अच्छे से इस वीडियो को देखें और अपनी नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद।